नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर का एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके पेपर में ऑलवेज आपसे पूछा ही जाता है। आप ये मान के चलो कि 95% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि जटिल आत्मनिर्भरता, अगर आपसे ये डायरेक्ट ही आपको ये दिख जाए तो आप समझ लेना कि आपको आंसर वही लिखना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। या आपसे डायरेक्ट ये बोल दे कि रॉबर्ट कोहन और जोसेफ नॉय द्वारा प्रतिपादित नव उदारवादी। तीन चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तीन वर्ड आपको दिखते ही समझ जाना कि आपसे यही इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हो। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है या जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, उनका कई कारण हो सकता है, क्या पता वो जॉब करते हो या उनका कुछ रीज़न हो सकता है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की हो। क्योंकि बच्चों ने अगर एडमिशन लिया है कॉलेज में तो पढ़ाई करने के लिए ही बच्चे लेते हैं, टाइम पास करने के लिए कोई भी नहीं लेता है। अब कोई कोई बच्चा क्या होता है, रेयर केस में कुछ बच्चे जो है पढ़ाई पर अपना प्रॉपर ध्यान देते हैं, और वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं, फैमिली प्रेशर है, इनकम है, तो वो बच्चे नहीं पढ़ पाते और वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ देखते हैं। उनको ये रहता है भाई मैं कैसे भी करके पास हो जाऊं। और कुछ लड़के होते हैं 20-30% जिनकी तो बात ही अलग है, तो उनके लिए भी ये वीडियो खास होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगी जो आपके पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। इससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा मैं आपको एक और यहाँ पे बात बताऊँगी, मेन बात, कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक, साथ ही साथ जो आपका फोर्थ सेमेस्टर का जो आपने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 तक प्रॉपर कवर करवाया है और उसका प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको सिर्फ 3 वर्ड का ध्यान देना है। पहला आपका वर्ड होना चाहिए जटिल आत्मनिर्भरता, दूसरा नव उदारवादी, तीसरा रॉबर्ट कोहन तथा जोसेफ नाउ। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है तो आंसर आपको वही लिखना है जो मैं करवा रही हूँ। हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन अलग से पूछ ले या जो भी है, बट अगर जिसको नहीं पता वो यही लिख दोगे ना तो उनको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलो अब हम थोड़ा सा पहले भूमिका देख लेते हैं। आप सभी को पता है कि सबसे पहले हमें भूमिका लिखनी होती है, तो भूमिका देख लेते हैं। भूमिका में सबसे पहले आप नव उदारवाद का उदय कैसे हुआ वो लिखोगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि नव उदारवाद जो है उसका उदय कैसे हुआ। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो लेवल है, इंटरनेशनल लेवल पर हमने कुछ ही विचारधारा पढ़ी है, जैसे कि यथार्थवाद हो गया, आदर्शवाद है, परंतु इसके अलावा और भी कुछ विचारधाराएं हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता होगा उदारवाद, और इसी के साथ साथ नव उदारवाद, साथ ही नारीवाद। नारीवाद पे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि नव उदारवाद का उदय कैसे हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण के लिए अनेक सिद्धांतों का विकास हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत सारे विश्लेषण का या बहुत सारे विश्लेषण के लिए बहुत सारे सिद्धांतों का विकास हुआ, जिसमें से बहुत सारे सिद्धांत लोकप्रिय रहे हैं, फेमस रहे हैं। आपको पता है उदारवाद है, यथार्थवाद है, परंतु आज हम जो चर्चा करेंगे ना ही उदारवाद की करेंगे ना ही यथार्थवाद की करेंगे, हम करेंगे नव उदारवाद की चर्चा। नव उदारवाद का जो उदय है वो नव यथार्थवाद के खंडन के रूप में हुआ, तथा इसके बाद उदारवाद अपने नए रूप में उभर कर सामने आया। जो नव उदारवाद हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो किसका रूप है, वो नव यथार्थवाद का खंडन का रूप है। यानी कि इसमें कुछ मॉडिफाई किया गया, कुछ एडिटिंग की गई। अगर आपको सिंपल वर्डों में बताऊं तो बोलते हैं एडिटिंग। कुछ एडिटिंग की गई है नव यथार्थवाद में या उदारवाद में, क्योंकि नव यथार्थवाद को ही उदारवाद के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इनकी जो विचारधाराएं थी उदारवाद की और नव यथार्थवाद की, वो कुछ कुछ चीज़ें सेम ही थी। तो जब नव यथार्थवाद में एडिटिंग की गई यानी मॉडिफिकेशन किया गया, तब एक नई विचारधारा का उदय हुआ जिसको हम कहते हैं नव उदारवाद। ठीक है, और इसी से नव उदारवाद जो है वो उभर कर आया। तो किसके रूप में आया था, नव यथार्थवाद के खंडन के रूप में। खंडन का मतलब होता है कोई चीज़ खंड करना यानी नष्ट करना, ठीक है, फिनिश करना। अब देख लेते हैं
प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंतराल में आदर्शवाद पर आधारित उदारवादी चिंतन काफ़ी प्रचलित हुआ और इसका श्रेय वुड्रो विल्सन को जाता है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसी के जो अंतराल में यानी कि इसी बीच में एक जो है विचारधारा आई। वो विचारधारा थी उदारवादी विचारधारा। और वो किस पर आधारित था, उसका बेस क्या था? जैसे कि एक घर बनता है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, एक घर बनता है तो घर का बेस ज़मीन होती है ना। इसी टाइप से जब एक उदारवादी विचारधारा आई तो वो किस पर आधारित थी, उसका बेस क्या था? उसका बेस था आदर्शवाद। यानी आदर्शवाद पर आधारित एक विचारधारा थी उदारवादी, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंतराल में यानी मिड में आई थी और इसका श्रेय जो है वो वुड्रो विल्सन को जाता है। परंतु उदारवादी का स्वप्न यानी उदारवादी का सपना तब चूर चूर हो गया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उदारवादियों की आलोचना की जाने लगी, क्योंकि उदारवादी मानते थे कि मतलब कोई युद्ध वगैरह ना हो, क्योंकि आपको पता है आदर्शवाद पर आधारित था। और आदर्शवाद क्या होता है आपको पता है, वो उसका जो बेसिकली आधार होता है वो होता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। यानी कि युद्ध वगैरह नहीं होगा, ये भी जो आपने पढ़ा होगा आदर्शवाद। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब आदर्शवाद आया और आदर्शवाद जो है वो उदारवाद का ही रूप है, यानी उदारवाद जो है वो आदर्शवाद का ही रूप है। तो उसने ये बोला कि अब जो है हमारे देश में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये जो विचारधारा है इंटरनेशनल रिलेशन में ये बोलती है कि क्या होना चाहिए उस पर डिपेंड है, ठीक है। परंतु ये युद्ध को समाप्त करने के लिए बोलती है कि युद्ध नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लोग इतना बिजी हो जाएंगे अपनी लाइफ में कि उनको युद्ध वगैरह का जो है टाइम ही नहीं मिलेगा। वो वास्तविकता पर डिपेंड नहीं था, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर पूरा समझाने बैठ गई ना आपको तो वीडियो 1 आवर तक की हो जाएगी। तो आप शॉर्ट में समझ लो कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना तो उदारवादियों की ना आलोचना होने लग गई कि उदारवादियों ने जो चीज़ बोला वो चीज़ नहीं हुआ और उसके विचारों की आलोचना हुई, जिससे एक नया सिद्धांत उभर कर आया जिसको हम क्या बोलते हैं, यथार्थवाद के नाम से वो जाने लग गया, ठीक है। जो कि हमने इसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। क्योंकि विश्व के देशों को लगा कि पारस्परिक निर्भरता के बिना वैश्विक समस्याओं का समाधान करना बहुत ही कठिन है, जिसके परिणाम स्वरूप पर एक नई विचारधारा उभर कर आई जो नव उदारवाद के नाम से जानी गई। तो देखा आपने कि कैसे एक नई विचारधारा का उत्पन्न हुआ, कि या बोल सकते हैं कि कैसे एक नई विचारधारा आई। इसको पुनः स्थापित करने में मुख्य भूमिका रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ एस नहा की रही। तो ये जो दो थे, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उदारवाद पर मॉडिफिकेशन करके नव उदारवाद की चर्चा की या उसको जो है चर्चित में लेके आए। अब हम यहाँ पे नव उदारवाद का अर्थ समझ लेते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि कैसे जो है नव उदारवाद आया, कैसे उदय हुआ। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि उदय होने के बाद जो नव उदारवाद था उसका अर्थ क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो नव उदारवाद के नाम से यह स्पष्ट है कि उदारवाद को अपनाकर उसमें संशोधन किया यानी मॉडिफिकेशन किया। उदारवाद क्या कहता है, देखो यहाँ पर आपको तभी समझ में आएगा जब आप उदारवाद समझोगे और उसके बाद नव उदारवाद, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि उदारवाद ने क्या बोला कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक वातावरण का निर्माण किया। यानी उदारवाद ने एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो कि राजनीतिक भी था, सामाजिक भी था और आर्थिक भी था, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी गरिमा सुनिश्चित थी। यानी उसकी जो गरिमा और स्वतंत्रता जो थी ना वो फिक्स थी, सुनिश्चित थी। लेकिन नव उदारवाद में क्या था, नव उदारवाद में व्यक्ति को सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं और अधिकार प्रदान किए गए। यानी कि वहाँ पे क्या थी, सुनिश्चित थी, और यहाँ पर इसको और ज़्यादा जो है अधिकार वगैरह प्राप्त किए गए। और जो नव उदारवाद है ना, उसका जो मेन फोकस था वो सिर्फ था इकोनॉमिक पर, यानी डेवलपमेंट पर, पैसों पर, आत्मनिर्भरता पर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, परंतु नव उदारवाद में आर्थिक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना जाता था। जो मैंने आपको बताया अभी कि नव उदारवाद में
आर्थिक स्वतंत्रता उसने सामाजिक में भी दी, राजनीतिक में भी दी, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट माना गया और खुली अर्थव्यवस्था और मुफ्त बाजार की नीति को बढ़ावा दिया गया, यानी फ्री मार्केट को जो है बढ़ावा दिया गया। नव उदारवाद के अनुसार व्यक्ति विवेकशील और सहयोगी है। नव उदारवाद के अनुसार क्या कि व्यक्ति जो है ना वो विवेकशील है और सहयोगी है, और नव उदारवाद का ऐसा मानना है कि युद्ध का मार्ग अपनाने की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विकल्प अत्यधिक श्रेष्ठ है। उदारवाद भी यही बोलते थे कि जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विकल्प सही है, यानी कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर कुछ संगठन जो है कुछ संगठन बनाने चाहिए, लेकिन उन्होंने ना इतना ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दिया इस पर, जितना अच्छा ध्यान जो है वो नव उदारवादियों ने दिया था, यानी नव उदारवाद के लोगों ने दिया था। तो नव उदारवाद की जो प्रकृति थी, यानी जो उसका नेचर उसका दो ही चीज़ों पे बेस था। पहला था अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो संगठन बनते हैं, जो समूह, जो ग्रुप बनता है, उस पर महत्व दिया और उस पर उन्होंने अधिक बल दिया, क्योंकि वह मानते हैं कि यह संगठन संघर्षों को कम कर देगा और सहयोग को बढ़ावा देगा। जब देखो कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई संगठन बनेगा, सभी देश उसमें शामिल होंगे, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कुछ भी हो, कोई भी उसमें शामिल होगा, तो जाहिर सी बात है कि उनके रिलेशन जो हैं अच्छे बनेंगे। रिलेशन अच्छे बनेंगे तो लड़ाई होगी ही नहीं। और रिलेशन ख़राब कहाँ होते हैं? जहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाई होना स्टार्ट होती है, ठीक है, जहाँ पर अपने आप का स्टेटस ज़्यादा अच्छा दिखाया जाता है कि भाई मैं तेरे से अच्छा हूँ, वो बोलेगा नहीं तू मेरे से अच्छा नहीं है, मैं तेरे से अच्छा हूँ। जहाँ पर ये होड़ लगी रहती है ना, हथियारों की होड़ या सत्ता की होड़, वहाँ पर युद्ध होता है, ठीक है। उसके बाद इसके समर्थन में जो तर्क आए वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे जैसे राज्य की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ेगी और संचार यातायात साधन विकसित होंगे, वैसे वैसे राज्य के बीच सहयोग भी बढ़ेगा। राज्य यानी कि देशों के बीच सहयोग भी बढ़ेगा। तो इन्होंने मतलब बेसिकली जो इनका जो नेचर था, किसका, नव उदारवादी का नेचर जो था वो उस पर डिपेंड करता था, मतलब उस पर बेस था जो संगठन वगैरह जो है इंटरनेशनल संगठन बनाने पर, कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर ग्रुप्स बनेगा, संगठन बनेगा, तो वहाँ पर रिलेशनशिप अच्छे होंगे सभी देशों के बीच में और कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। तो पहला तर्क ये था। दूसरा तर्क हम देख लेते हैं कि शक्ति की लालसा अवश्य ही प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को जन्म देती है, पर कंपटीशन के कुछ नियम होते हैं, इनका पालन किया जाए तो राष्ट्रों के बीच सहयोग उत्पन्न होगा। यानी कि अगर कंपटीशन, अगर चलो मान लो कर भी रहे हो, लेकिन कंपटीशन के भी कुछ नियम है। ये नहीं है कि अगर मान लो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, इन दोनों को अपना अपना रुतबा दिखाना है या अपना स्टेटस दिखाना है, तो ये नहीं कि ये इस पे युद्ध कर देगा। ये कोई अच्छा काम करके भी अपना रुतबा या अपना सत्ता वगैरह दिखा सकता है ना, गरीबों की हेल्प करके। मतलब बेसिकली मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे गरीबों की हेल्प करके, अब अपने राज्य को अच्छा बना करके, अपने जो उसका राज्य है उसको विकसित बनाना है, बेरोजगारी ना हो, तो ऐसे मतलब ये जो है ये भी कॉम्पिटिशन के अंदर ही आता है। तो ज़रूरी नहीं कि कंपटीशन का मतलब है कि युद्ध वगैरह, कंपटीशन के भी कुछ नियम होते हैं, और नियमों का मतलब ये नहीं कि युद्ध, नियमों का मतलब ये होता है कि भाई तुम कुछ अच्छा काम करो। अगर मान लो पाकिस्तान है या इंडिया है, जैसे पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत है, हालांकि इंडिया में भी बेरोजगारी बहुत है, लेकिन दोनों की सरकारों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि बेरोजगारी कम हो, ठीक है, अपना जो उनका देश है, जो राज्य है वो विकसित हो, वो डेवलप हो, जैसे कि यूएसए है, ठीक। तो दूसरा इनका जो है ये था। तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा है कि नई वास्तविकता यह है कि राज्य और राज्य भागीदारी के समक्ष सहयोग के अतिरिक्त और कोई विकल्प है ही नहीं। यानी कि अगर हम रियल चीज़ को देखें, कोई मतलब एक रियल बात देखें, रियलिटी देखें, तो भागीदारी के अलावा और कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है युद्ध को रोकने का, ठीक है। अगर जाहिर सी बात है सब एक दूसरे का सहयोग देंगे, कोई एक दूसरे की हेल्प करेगा, तो कभी युद्ध होगा ही नहीं। अगर ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, बी कंट्री गरीब है, ए उसकी हेल्प करेगी,
हेल्प कर रही है उसको अच्छा बनाने में, तो उस पर युद्ध थोड़ी करेगी, उसको मारेगी थोड़ी, युद्ध थोड़ी होगा। और अगर ए जो बी बंदे की हेल्प कर रहा है ए, तो बी भी उसके बदले में उसे कुछ देगा। ये तो नहीं भाई कि अगर आप इसकी हेल्प कर रहे हो तो बी तो इसको मारेगा तो है नहीं कि भाई मैं तेरे को मारूंगा या तू मेरी हेल्प क्यों कर रहा है या मैं तेरे से युद्ध करूंगा। अगर ए बी को कुछ अच्छा दे रहा है तो बी ए को कुछ अच्छा ही देगा। यानी आप आपस में क्या होगा, मित्रता होगी, फ्रेंडशिप होगी, सहयोग बनेगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के विस्तार के कारण शांति, कल्याण और न्याय की शक्तियों को बल मिलेगा। यानी कि बस यही बोला गया है कि शांति रहेगी, कल्याण होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, न्याय की शक्ति पर बल मिलेगा। तो अभी हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो नव उदारवाद है वो देखा कि उसका उदय कैसे हुआ और उसका जो अर्थ क्या था। ठीक है। अब हम यहाँ पर, और हमने साथ ही साथ बेस भी देखा, उसका बेस क्या था और उसका नेचर कैसा है, उसका प्रकृति कैसी है, प्रकृति भी देख ली। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रॉबर्ट कोहेन थे और जो जोसेफ नाय थे, उनका सिद्धांत क्या था नव उदारवाद को लेकर, उन्होंने अपना क्या क्या सिद्धांत दिया। तो उन्होंने 3 बातों पर जोर दिया। पहला सहयोग, जो कि हम देख चुके हैं, और क्वेश्चन वही बार बार आंसर में वही चीज़ घुमा रखी है बार बार, सहयोग पर बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन या शासन पद्धति भी कह सकते हैं इनको, वही इंटरनेशनल लेवल पर ग्रुप्स होने चाहिए, और गैर राजकीय कर्ता। ठीक। तो इन्होंने 3 चीज़ों पर बल दिया। इनकी 2 बुकें थी, पहली थी पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, दूसरी थी वाई नेशन कॉर्पोरेट। 1970 के दशक के अंत में यह सिद्धांत दिया था जो हमने ऊपर 3 सिद्धांत उनके पढ़े। अब जो इनकी पुस्तक थी वाई नेशन कॉर्पोरेट, इस पुस्तक में उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में केवल राजनेता ही नहीं अपितु ऐसे अनेक अभिनेता हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रियाशील हैं, यानी कि वर्किंग में हैं। ज़रूरी नहीं कि एक देश का नेता दूसरे देश का नेता, अगर इन दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन हो तो वो देश दोनों अच्छे ही हैं। बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई ना कोई मिड में भी कार्य करता है। जैसे कि हम बात करें, मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल दूँ तो नाटो है, सीटो है ना, और ये आपने पढ़े होंगे। तो ये जो है ना, ये आते हैं एक ऐसे संगठन जो मतलब आपने यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखा है ना, गैर राजकीय कर्ता इन्हीं को बोलते हैं बेसिकली। ठीक है। तो घुमाने से अच्छा नहीं, मैंने आपको पहले ही डायरेक्ट बता दिया। अब देखो सहयोग के अंदर आप कैसे बातों को लिख सकते हो। बेसिकली आपको 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे दिए हैं, 4 पॉइंटों को आप एक पैराग्राफ में जोड़ सकते हो। सहयोग होगा तो क्या होगा, आधुनिकीकरण होगा और वैश्वीकरण होगा। यानी कि जो आप इसमें लाइन बना कर लिख सकते हो कि जो जोसेफ हैं उन्होंने आधुनिकीकरण सहयोग को बढ़ावा दिया है, और सहयोग अगर होगा तो आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण देशों के बीच में अच्छा रहेगा, राज्यों के बीच में अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, बाजार की चुनौतियों को सुलझाया जाएगा और बाजार व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी होगी। तो आप इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करके एक पैराग्राफ जो है अपना 5 से 6 लाइन का तैयार कर सकते हो। दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय शासन पद्धति, उसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व विश्व शांति को बढ़ावा दिया जाता है, या मतलब कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने चाहिए जिसका मेन उद्देश्य हो विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी कि 2 देश एक दूसरे को सहयोग दें, यानी एक दूसरे की मदद करें और विश्व में शांति हो। तो कौन कौन है, WHO आपको पता है। ठीक है। IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक क्या काम करता है, किसी को अगर किसी देश को कर्जा वगैरह चाहिए, पैसा चाहिए तो वर्ल्ड बैंक से ले सकता है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन हैं जो अपने अपने लेवल पर वर्क करते हैं। तीसरा है गैर राजकीय कर्ता, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको पता है कि मानवीय अधिकार है, पर्यावरण है, आतंकवाद है, ये सभी क्या है, ये सभी मेन समस्याएं हैं। क्या है, मेन समस्याएं हैं हर देश की, चाहे वो USA हो, चाहे वो USSR हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो, सभी की मेन समस्याएं मानवीय अधिकार यानी कि ह्यूमन के राइट्स और इन्वायरमेंट, आतंकवाद एक्सेट्रा, और मतलब यहाँ पे बेरोजगारी वगैरह भी आप लिख सकते हो। गैर राजकीय कर्ता।
गैर राजकीयकर्ता में। अब ये जो आपने यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखी, ये आपने यहाँ पे 4 प्रॉब्लम्स देखी, इन प्रॉब्लम्स को इंटरनेशनल लेवल पर सुलझाएगा कौन? तो कौन सुलझाएगा? बहुराष्ट्रीय नियम आते हैं इसके लिए। क्या आते हैं? बहुराष्ट्रीय नियम, जो आपने संधियाँ वगैरह आपने पढ़ी होगी, या गैर राजकीय संगठन आपने देखे होंगे, मानव अधिकार संबंधित संगठन बनते हैं। तो इस टाइप के कुछ कुछ संगठन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं जिसमें क्या है, मानव के अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं, या पर्यावरण की समस्याओं को कैसे निपटना है। जैसे कि हाल ही में कोविड-19 आया था, तो ये एक समस्या थी, किसी एक देश के लिए नहीं थी, सभी देशों के लिए थी, चाहे वो अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, इंडिया हो, कोई भी हो, सभी देशों के लिए थी। आतंकवाद भी हालांकि यहाँ सभी देशों में है, चाहे वो इंडिया हो, इंडिया में हालांकि ज़्यादा है इंडिया में, और एक और नाम नहीं याद आ रहा अभी मेरे को माइंड में, वहाँ पे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हर देश की समस्या है इंटरनेशनल लेवल पर। तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ गैर राजकीयकर्ता कार्य करते हैं, जो कि मैंने आपको 1-2 नाम यहाँ पर लिख के दिए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी आलोचना। तो बेसिकली वो जो हमने पढ़े, उनके 3 सिद्धांत रहे हैं। सबसे पहला सहयोग, दूसरा जो है वो गैर राजकीयकर्ता, तीसरा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम देख लेते हैं आलोचना। आलोचना में आप लिख सकते हो कि क्या क्या इफेक्ट पड़ा है। अनेक सिद्धांत प्रचलित थे, परंतु हम उदारवाद तथा नव उदारवाद की चर्चा कर रहे हैं। उदारवाद, जिसे आदर्शवाद भी कहा जाता है, यह फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद प्रचलित हुआ। आदर्शवाद फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद प्रचलित हुआ, और वहाँ पर क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। इंटरनेशनल लेवल पर लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, किस लिए? ताकि देशों के बीच में युद्ध ना हो, वर्ल्ड वार ना हो। जब आदर्शवाद आया, आदर्शवाद फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद आया था, और उसी में क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई ताकि कोई भी दूसरा युद्ध ना हो। परंतु क्या हुआ, दूसरा युद्ध भी हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। तो इसी से आदर्शवाद जो है वो फेल हो गया, और आदर्शवाद जो है उसका था कि क्या होना चाहिए पर वो बल देता था। अब देखो, इस सिद्धांत का उद्देश्य है शांति और सहयोग की स्थापना करना, जो बहुत ही कठिन है। परंतु सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इस विचारधारा ने जोर पकड़ा, और उदारवाद का नया रूप नव उदारवादी सिद्धांत विश्व स्तर पर यानी कि जो है वर्ल्ड स्तर पर यानी वर्ल्ड के लेवल पर प्रचलित हुआ, यानी कि फेमस हुआ। आज वर्तमान में एलपीजी की जो नीति है, जो कि 1991 के बाद अपनाई गई है, वो हर देशों में है, चाहे वो इंडिया हो, ब्राज़ील हो। क्यों? क्योंकि अब इंडिया जो है वो दूसरे देशों के साथ भी व्यापार कर रहा है, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, कोई भी हो। तो यही होता है एलपीजी की नीति। आज वर्तमान में क्या है, एलपीजी की नीति है, जिसमें जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण, यानी कि विश्व का एकीकरण। जैसे कि आपको पता है कि 1-2-3 गांव मिलकर एक जिला बनाते हैं, है ना? तो सेम टाइप से इन सभी देशों ने मिलकर एक विश्व बनाया है, और विश्व का एकीकरण। ठीक है, और हालांकि आपने जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। बेसिकली व्यापार वगैरह के बारे में इसमें ज़्यादा अच्छे से बताया जाता है। अब विकासशील जो देश है वो विकसित देशों पर निर्भर हैं। आज भी हम देखते हैं विकासशील देश जैसे कि भारत है, भारत आज भी क्या है, यूएसए पर कहीं ना कहीं डिपेंड है। हालांकि सैन्य शक्ति को लेकर नहीं, लेकिन मार्केट वगैरह को लेकर हमारे इंडिया में कुछ चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से एक्सपोर्ट होती है, या हम कोई भी नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं अपनी इंडिया के अंदर, तो वो कहाँ से लेके आते हैं, विकसित देश से, यानी कि यूएसए से। ठीक, उसके बाद है सार्क, आसियान जैसे वैश्विक संगठन, यानी कि जो विश्व के ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने आपसी सहयोग और निर्भरता को बढ़ावा दिया है और बढ़ावा दे भी रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और क्वेश्चन क्या था वो भी समझ में आया होगा, और क्वेश्चन कैसे लिखना है यहाँ पे मैंने आपको निष्कर्ष नहीं लिखा है, तो आप अपना निष्कर्ष लिख लेना कि निष्कर्ष आपको मतलब एंड ऑफ
कंक्लूजन लिखना है। अब हम यहाँ पे एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि जटिल आत्मनिर्भरता के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के नव उदारवादी सिद्धांत की आलोचना करनी है, जो कि मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया। लेकिन आप आलोचना भी कब कर पाओगे, जब आपको नव उदारवाद के बारे में पता हो। और क्वेश्चन में आप नव उदारवाद अगर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है और आप अगर नव उदारवाद के बारे में बता दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो पेपर में आपको भले ही आलोचना पूछी जाए, परंतु आपको नव उदारवाद का उदय ज़रूर लिखना है। अर्थ क्या होता है वो भी लिखना है ज़रूर, उसका आधार क्या है, बेस क्या है वो भी लिखना है, उसका नेचर क्या है यानी प्रकृति क्या है वो भी लिखना है। और जहाँ नव उदारवाद आपसे पूछा जाए वहाँ पे रॉबर्ट कोहन और जोसेफ नायो ने जो सिद्धांत दिए हैं वो भी आपको लिखने ही लिखने हैं। तो आपने यहाँ पर देखा, मैंने आपको भूमिका बताई है, उदय कैसे हुआ वो बताया, अर्थ क्या है वो बताया, नेचर बताया, उसका आधार बताया यानी कि बेस बताया, और साथ ही रॉबर्ट कोहन और जोसेफ थे उन्होंने क्या सिद्धांत दिए, उनके जो 3 सिद्धांत थे मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है। और साथ ही साथ उसकी आलोचना में आपको क्या क्या लाइनें लिखनी है, आलोचना बताई और निष्कर्ष नहीं बताया। उम्मीद करती हूँ कि निष्कर्ष आप सभी बच्चे खुद अपने आप से लिख लेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।